हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर के एनसीईआरटी डायग्राम्स को। तो जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन, यानी यहाँ पे क्या करना है, स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जैसे ही हमने एक वेक्टर का डीएनए, एक हमारा फॉरेन डीएनए, दो डीएनए को अटैच करवा दिया और एक डीएनए बना लिया, उस डीएनए को हम क्या कहेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए। यानी हमने दो डीएनए को एक साथ ज्वाइन कर दिया तो उसे अब जो डीएनए बना लास्ट में, जैसे ये एक डीएनए है और ये जो सेकंड डीएनए है, दूसरा कोई डीएनए है, अलग अलग है। अब हमने क्या किया, इन डीएनए को एक साथ में अटैच कर दिया। यानी कि अब क्या है हमारे पास, डीएनए को क्या किया हमने, अटैच कर दिया, यानी दोनों को रिकम्बाइन कर दिया। तो अब जो ये वाला डीएनए बन गया, ये क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो यहाँ इन स्टेप्स, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेप्स दिए हुए हैं किसकी फॉर्मेशन के लिए? रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। बाय द एक्शन ऑफ, अब यहाँ पे रिकम्बिनेंट बनाने के लिए इनको ज्वाइन कैसे करेंगे, यानी दो डीएनए को हमने ज्वाइन कैसे किया, तो इसके लिए हमें हेल्प होगी किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस का क्या मतलब है? एंडो का मतलब है इंटीरियर, यानी कि जैसे ये कोई डीएनए है, अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम क्या होता है? कट करना, टू कट डीएनए। और इनको हम क्या कह सकते हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं? मोलिकुलर सीजर्स की तरह एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं? मोलिकुलर सीजर की तरह एक्ट करते हैं। यानी ये क्या करेंगे? कट लगाएंगे डीएनए के अंदर। बट कट कहाँ करेंगे? ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए पे, वहीं कट करते हैं। जैसे जो हमारा इकोआर1 एंजाइम है, उसकी एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसकी एक स्पेसिफिक साइट है कट करने की। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसे कहते हैं? इनको हम मोलिकुलर सीजर्स कहते हैं। और इनका काम क्या है बच्चों? इनका काम है डीएनए पे कट लगाना, टू कट डीएनए। अब यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि जैसे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो जो एंडोन्यूक्लियस का मतलब है इनसाइड, यानी ये क्या करते हैं, ये जो डीएनए है इसको यहाँ से मिड से कट करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लियस यानी कि वर्ड का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का मतलब है डीएनए और आइदर आरएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है। यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है? ये एक एंजाइम है जो कट करेगा डीएनए को, कहां से? इनसाइड से, यानी मिड से कहीं कट लगाएगा, तो उसे हमने क्या कहा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और एक एग्जांपल यहाँ पे क्या है? इकोआर1। अब यहाँ पे जो इकोआर1 है उसका नाम कैसे ड्राइव हुआ? तो ई जो है फर्स्ट वर्ड, वो किससे आता है? जीनस से ड्राइव है। सीओ यानी दो वर्ड्स किसके लिए है? स्पीसीज के लिए है। और जो आर है, आर वर्ड किसके लिए है? स्ट्रेन बताता है कि कौन सी स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया है ये एंजाइम। और जो ये रोमन नंबर्स में लेटर लिखा है, इसका क्या है? कौन से ऑर्डर में, ये क्या बताता है? ऑर्डर बताता है कि जैसे एक बैक्टीरिया से हमने बहुत सारे एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया, तो ये बताता है कि इकोआर1 यानी कि इस एंजाइम को उस बैक्टीरिया से कौन से ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट किया है इस चेन से। तो ई का मतलब जीनस, सीओ का मतलब स्पीसीज से रेफर है, आर यानी कि स्ट्रेन, और रोमन लेटर्स का मतलब है कि ऑर्डर, order in which the enzyme is extracted from that strain of bacteria। तो यहाँ पे क्या है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों याद रखने की, ये क्या है? द एंजाइम्स कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट। यानी ये क्या करते हैं, कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं? नहीं, वो किस पे एक्ट करते हैं? बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करेंगे, और कहाँ पे? सेम साइट पे। जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसको भी सेम साइट पे कट किया, और दूसरे वाले डीएनए को भी सेम साइट पे कट किया। जैसे ये इकोआर1 है, कट द डीएनए बिटवीन बेसिस, कौन से बेस पेयर्स के बीच में कट करेगा? जी और ए बेस पेयर के बीच में कट करेगा। ओनली विद द सीक्वेंस GAATC। ये बच्चों आपको याद रखनी है कि जो इकोआर1 की कटिंग साइट है वो क्या है? GAATTC। यानी इसके बीच में भी कौन सी? यहाँ कट लगाई, यानी जी और ए बेस पेयर्स के बीच में कट लगाएगा। सबसे पहले ही क्या करेगा, अगर ये सीक्वेंस प्रेजेंट है वहां पे, तो क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इकोआर1 जाएगा और वहां पे कट लगा देगा, किसके बीच में? जी और ए बेस पेयर के बीच में कट लगा देगा। जैसे यहाँ पे क्या था? वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसफर करता है, एक्ट करता है वेक्टर के, जैसे मॉस्क्यूटो क्या करता है? वेक्टर की तरह एक्ट करता है मलेरिया के अंदर।
अब यहाँ पे क्या है, जो वेक्टर डीएनए है उसके अंदर क्या सीक्वेंस है, GAATTC सीक्वेंस है। तो यहाँ क्या करेगा, कट करेगा, इस वाली साइड पे कट करेगा। और यहाँ क्या पे कट करेगा, यहाँ भी सीक्वेंस क्या है, GAATTC, तो यहाँ भी इस सीक्वेंस पे कट करेगा। जैसे ही इस सीक्वेंस को कट करेगा तो क्या होगा, यहाँ कट लगेगा, यहाँ कट लगा है तो ये पूरी सीक्वेंस, और फिर यहाँ कट लगा, तो यानी कि ये जो पूरी सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। यहाँ से जैसे ये वाली सीक्वेंस रिमूव हो गई तो हमारे पास क्या बच गया, ये एंड बच गया यहाँ पे। और इस एंड को हम क्या कहेंगे, ये कैसा एंड है, स्टिकी एंड बना हमारे पास, यानी स्टिकी एंड बना, ये आपस में क्या कर सकते हैं। अब जो सेकंड है, यहाँ पे स्टिकी एंड की फॉर्मेशन हो गई जो बाद में अटैचमेंट करवाएगा। उसके बाद जो फॉरेन डीएनए यानी क्या कर सकते हैं, ये क्या है हमारा डिजायर डीएनए है, यानी जो हमें इंसर्ट करना है। फॉरेन डीएनए को अलाइन डीएनए भी कह सकते हैं, डिजायर्ड डीएनए भी। इसको भी हमने क्या कहा, जहां से हमने डीएनए को निकाला है यहाँ पे क्या है, वही सेम कटिंग साइड है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा, कहाँ से, जी, यहाँ इसके बीच में यहाँ कट लगाएगा जी को, और फिर यहाँ से ये वाली सीक्वेंस यहाँ से कट करेगा। ठीक है, जैसे ही इनके यहाँ पे भी क्या होगा, स्ट्रैंड का रिमूवल हो जाएगा, GAATT स्ट्रैंड का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला स्टैंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये सीक्वेंस रिमूव हो जाएगी। तो कि कट किस पे लगाएगा, GA सीक्वेंस के बीच में कट लगाता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंड। जैसे यहाँ पे कट किया इसने, इस वाली साइड पे यहाँ कट किया, तो ये वाला पोर्शन हमारा रिमूव हो जाएगा। और दोनों साइड ही क्या बनी हमारे पास, क्या बन गई, दोनों साइड ही, दोनों एंजाइम्स के पास ही क्या बन गई, यहाँ पे ये जो डीएनए है एंजाइम की कट करने की वजह से दोनों जगह ही क्या हो गए, स्टिकी एंड्स की फॉर्मेशन हो गई। अब इन स्टिकी एंड्स को क्या करेंगे, बाद में इस स्टिकी एंड्स को ज्वाइन कर देंगे, किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज जो कैसे एक्ट करता है, मोलिकुलर ग्लू की तरह एक्ट करता है, उसकी हेल्प से इन दोनों एंड्स को साथ में ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बना, ये किसका डीएनए था, वेक्टर का डीएनए था, और ये किसका डीएनए था, हमारा डिजायर डीएनए था, यानी कि जो हमें चाहिए था वो डीएनए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों डीएनए को एक साथ अटैच करा दिया, तो क्या कहा, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मोलिकुलर सीजर चाहिए जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाते हैं, और हर एंजाइम की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो क्या है, डिफरेंट हो सकती है। अब जो है यहाँ पे क्या होगा, सेकंड जो वेक्टर का डीएनए और डिजायर्ड डीएनए हमने दोनों को क्या करवा दिया, अटैच करवा दिया एक साथ में, और हमारे पास क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस डायग्राम में भी हमें क्या दिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, जो भी हमारा फॉरेन डीएनए है उसको भी हमने क्या किया था, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा, वरना तो क्या करेंगे, दोनों जो हमारा फॉरेन डीएनए है और जो वेक्टर डीएनए है वो ज्वाइन नहीं होंगे, और स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि क्या करता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस और स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाता है। तो फॉरेन डीएनए को भी हमने सेम एंजाइम से क्या किया, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, जब तक तुम सेम एंजाइम से कट नहीं करोगे वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को, तब तक हमारा रिकम्बाइन बाद में नहीं होगा। तो फॉरेन डीएनए को और हमारे वेक्टर डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एंजाइम से कट करना पड़ेगा। वेक्टर डीएनए यानी कि जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर तो एक तो उसका मेन जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम, उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब यहाँ हमने इस प्लाज्मिड को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये एक्ट करेगा हमारे वेक्टर की तरह। अब यहाँ से ये वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड है, अब प्लाज्मिड को भी हमने क्या करवा लिया, कट करवा लिया, और यहाँ हमने इसको भी कट करवा लिया, अपने फॉरेन डीएनए को भी। अब यहाँ कट होने के बाद ये क्या बच गई, यहाँ पे साइट हो गई, और यहाँ पे अब हमारा एंजाइम आएगा कौन, मोलिकुलर ग्लू कौन है, लाइगेज एंजाइम आएगा, और ज्वाइन कर देगा किसको, फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड पे देखो, ये जो फॉरेन डीएनए था वो क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, हमारा डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए क्या करवा दिया, अटैच करवा दिया। दो अलग अलग डीएनए को हमने अटैच कराया तो क्या बन गया, यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो गई। तो रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर वेक्टर का डीएनए भी है और साथ में फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए भी प्रेजेंट है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपली मीनिंग है, अगर बैक्टीरिया ने, ये क्या है, इकोलाई है बैक्टीरिया, क्लोनिंग हो, क्लोनिंग क्या करता है, यहाँ पे कॉपी बनाई जाएगी, यानी यहाँ पे क्या करेगा,
क्लोन करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे हम अपने इस रिकम्बिनेंट डीएनए की क्लोनिंग, इसलिए इकोलाई क्या है, क्लोनिंग के लिए इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है इकोलाई, अगर इसने इस डीएनए को अपटेक कर लिया, जैसे हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए हमने डाल दिया और साथ में हमारा जो बैक्टीरिया है वो भी डाल दिया। अब इस बैक्टीरिया ने अगर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को अपटेक कर लिया, यानी अगर बैक्टीरिया ने अपटेक किया इस रिकम्बिनेंट डीएनए को, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये रिकम्बिनेंट डीएनए अपटेक कर लिया अगर इसने, तो ये क्या बन गया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अब इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। अगर ये अपटेक नहीं करता है, यानी कि अगर सॉल्यूशन में ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि ये जो बैक्टीरिया है या क्लोनिंग होस्ट है, इसने इस रिकम्बिनेंट डीएनए को अपटेक नहीं किया, तो उनको हम क्या कहेंगे, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है या, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग समझ में आया, द अपटेक ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, उसी को ही हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ये रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे इकोलाई के अंदर चला गए, यहाँ पे क्या करेगा, अब इकोलाई के साथ साथ क्या होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, कॉपी करवाना। जैसे इकोलाई डिवाइड करेगी तो ये दोनों सेल्स के अंदर ये जो हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए है ये भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे डिवाइड करने की यानी कॉपी बनाएगा अपनी एक, पहले कॉपी बना के, तो पहले हमारे पास एक रिकम्बिनेंट डीएनए की कॉपी थी, अब हमारे पास कितनी रिकम्बिनेंट डीएनए कॉपी हो गई, 2 रिकम्बिनेंट डीएनए की कॉपी हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, क्लोन कर रहे हैं, यानी हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए की कॉपी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है वो किसका है बच्चों, वो डायग्राम है किसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का डायग्राम। अब यहाँ पे क्या होगा, जेल दो इलेक्ट्रिक, यानी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी होगा। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, जेल, यहाँ इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, जेल क्या होगा यहाँ पे, जेल होगा एग्रोज जेल। क्या करते हैं, एग्रोज जेल क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है जो कहाँ से मिलता है, सीवीड से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और सीवीड्स में भी कौन सी, जो रेड एल्गे है उसकी कौन सी फॉर्म, मेनली जो जेलिडियम, और जो दूसरी है उसका नाम है ग्लेसिलेरिया। यहाँ पे जो रेड एल्गे है उससे, उसमें भी कौन सी, जीनस जेनरा जो जेलिडियम है और ग्लेसिरिया है, वहां से हमने एक्सट्रैक्ट किया है किसको, एग्रोज जेल को। जो एग्रोज जेल है वहां से जब हमने सी से एक्सट्रैक्ट किया तो कैसे पाउडर, कैसी फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है अभी। अब हमने क्या किया, इसको बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया और हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एग्रोज जेल की फॉर्मेशन में कर दिया। यानी पहले क्या था, एग्रोज पाउडर की फॉर्मेशन था, जैसे हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था। तो सबसे पहले क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जेल के अंदर मूवमेंट किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। तो इसमें जो जेल है वो कौन सा यूज करेंगे, एग्रोज जेल यूज करेंगे। एग्रोज जेल यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या होगा, ये एग्रोज जेल क्या है, नेचुरल पॉलीमर है और ये कहाँ से मिलता है हमें, सीवीड्स, यानी कि जो रेड एल्गे का जेनरा है जेलिडियम और ग्लेसिरेरिया से मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में। जैसे हमने उसके साथ उसको बफर सॉल्यूशन में मिक्स किया तो कैसा हो गया, जेल की फॉर्मेशन कर ली उसने। अब यहाँ पे इस टेक्निक में होगा क्या, सबसे पहले ये क्या है, वेल्स है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीएनए को अपलोड करेंगे, यहाँ पे डीएनए को फिल कर देंगे इन वेल्स में। अब यहाँ ये जो एंड है, डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ जो ये वाला एंड है, यहाँ कैसा होगा, चार्ज होगा पॉजिटिव, यानी ये एंड कौन सा है, ये एंड है एनोड एंड है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो एनोड एंड है उस पे चार्ज कैसा होता है, तो आप बताओगे एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और इस साइड क्या होगी, कैथोड होगी, नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ हमने इसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रिक चार्ज की, करंट की सप्लाई की। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, इसको जैसे ये था, यहाँ पे क्या किया, ये पूरा हमने जेल से फिल कर दिया। ये क्या है, एग्रोज जेल है, हमने पूरे को क्या किया, एग्रोज जेल से फिल कर दिया है यहाँ पे। अब जो ये ग्रे कलर का ये एग्रोज जेल है, यहाँ पे ये एग्रोज जेल है, और यहाँ पे हमने क्या किया, अपने एक्सट्रैक्टेड जो हमने डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसको क्या किया, यहाँ अपलोड कर दिया, इन वेल्स में फिल कर दिया उसने। इन वेल्स में फिल करने के बाद हमने जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट था यानी चार्ज हमने सप्लाई शुरू कर दिया। अब क्या होगा, उसकी मूवमेंट से यहाँ पे जो एग्रोज जेल है उसके अंदर क्या होता है, इस टेक्निक को यूज किस लिए किया जाता है, टू सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल। और ये सेपरेट करेगा डीएनए को किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज,
यानी जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है वहां पे मोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं किसकी हेल्प से, यानी कौन से बेसिस पे, साइज की बेसिस पे। और इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम, जो एग्रोस जेल की कैपेसिटी है साइज के बेसिस पे मोलिक्यूल्स को सेपरेट करने की, उसको हम क्या कहते हैं, सीविंग इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सीविंग इफेक्ट किसकी वजह से, यहाँ जो एग्रोस जेल है वहां पे क्या होंगी, अब ये मानो दो फ्रेगमेंट लिए हैं मैंने, यहाँ पे जो लार्ज यानी हैवी बैंड्स, लार्ज फ्रेगमेंट डीएनए की थी, और हमने जैसे ही करंट को फ्लो कराया तो डीएनए ने मूव करना शुरू कर दिया। और जो सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉल फ्रेगमेंट थी वो क्या हो गई, फास्ट मूव की। और जो लार्ज सेगमेंट है उन्होंने क्या किया, स्लो मूव करेंगे। जैसे जो दो टाइप की सेगमेंट्स होंगी, एक हमारी लार्ज डीएनए की सेगमेंट है और एक स्मॉल डीएनए की सेगमेंट है। अब फास्ट कौन मूव करेगा, हमारी स्मॉल डीएनए की सेगमेंट फास्ट मूव करेंगे, और लार्ज डीएनए कैसा मूव करेगा, स्लो मूव करेगा। तो यहाँ पे जो ये वाले हैं ये फ्रेगमेंट्स क्या है, लार्ज है, इसलिए यह ज्यादा दूर नहीं जा पाई। जबकि ये जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है ये फास्ट मूव करेंगे, और ये क्या करेंगे, यहाँ पे आगे मिलेंगे हमें एग्रोस जेल में। और साइज के बेसिस पे ही सेपरेट करना एग्रोस जेल की कैपेबिलिटी है। और ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सीविंग इफेक्ट। यानी साइज के बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेट होना ही हम क्या कहेंगे, सीविंग इफेक्ट। ये किसकी वजह से, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जेल है, अब हमें ये अपीयर नहीं होंगे डीएनए इवेंट्स, तो इसको हमें देखने के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, स्टेन करेंगे इस डीएनए को, किसकी हेल्प से, ईटीबीआर से हम स्टेन करेंगे। जैसे ही हमने इसको स्टेन किया, स्टेन करने के बाद हम क्या क्या करेंगे, यूवी लाइट के अंदर हम इसको देखेंगे तो हमें क्या होंगे, ऑरेंज बैंड्स में दिखाई देंगे यहाँ पे ये। अब हमने इन बैंड्स को देख लिया, अब क्या कर सकते हैं, हम इन बैंड्स को कट करें यहाँ से, और फिर प्योरीफाई करके हमारे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लें। हमें जिस साइज का डीएनए चाहिए वही साइज का डीएनए हम यहाँ से कट करेंगे। जेल को यहाँ से कट किया, यहाँ से ये हमने जेल को कट किया, यहाँ जेल है और इसके ऊपर क्या है, ये पूरा जेल है, और इस जेल के ऊपर क्या है, हमारा जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। जैसे इस फ्रेगमेंट को हमने यहाँ से कट कर लिया, इस वाली फ्रेगमेंट को यहाँ से कट किया, कट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जो एग्रोस जेल था वो भी कट होके आ गया। तो यहाँ अब क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे, जो डीएनए है और जो उसको क्या करेंगे, जेल से सेपरेट कर लेंगे, और फिर जहां हमें यूज करना है वहां हम यूज करेंगे। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ सोलवेंट्स होते हैं वो डालेंगे, जिससे क्या होगा, ये जेल हमारा सेपरेट हो जाएगा और डीएनए हमारा सेपरेट हो जाएगा। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, साइज के बेसिस पे पार्टिकल्स को, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। जेल क्या होगा, यहाँ पे एग्रोस जेल यूज होगा, नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक सीवीड से हमारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो भी कौन से जेनरा से, जेलिडियम और ग्लेसिलेरियम से। पहले पाउडर फॉर्म में होता है, उसको बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो हो जाएगा, जेल की फॉर्मेशन कर लेगा। अब यहाँ पे हमने इन वेल्स के अंदर अपने डीएनए को लोड किया, डीएनए को लोड करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट हमने सप्लाई की, तो अब हमारा जो डीएनए है नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसकी हेल्प से क्या होगा, जो लार्जर फ्रेगमेंट्स थी वो कम मूव कर पाएंगी, स्लो मूव करेंगी, और जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो क्या करेंगी, फास्ट मूव करेंगी। अब हमें इन बैंड्स को क्या करना पड़ेगा, स्टेन करेंगे टीबीआर स्टेन से, यूवी लाइट से। फिर इसको यूवी लाइट के अंदर जब हम इसको देखेंगे तो ऑरेंज कलर के बैंड्स हमें दिखाई देंगे यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, यहाँ से अगर हमें यहाँ से सेपरेट करना है डीएनए को, तो इन फ्रेगमेंट्स को कट कर लेंगे जेल के साथ में, बाद में इस जेल को रिमूव हटा देंगे और डीएनए की फ्रेगमेंट हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो डायग्राम है किसका, वो डायग्राम है हमारे पास ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है। कौन सा, PBr322। अब जो PBr322 है उसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर है। PBr322 क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। अब हम इसका यूज क्या कर सकते हैं, क्लोन करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो PBr322 है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, P से होगा प्लाज्मिड, B और R से ये दोनों रिसर्चर के नाम है, यानी जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो ये होंगे बोलीवर। और दूसरा जो होगा साइंटिस्ट वो कौन सा था, रोड्रीग्यूज। और 322 क्या है, ये इसको स्टेन को अलग से, यानी इस क्लोनिंग वेक्टर को अलग से ऐड, यहाँ पे हमने 322 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्लोनिंग वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे P से प्लाज्मिड, B से बोलीवर और R से ये दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने इसको बनाया था, यानी PBr322 को सिंथेसाइज किया था। ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है जो हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, सबसे पहले जो ORI साइट है, ORI साइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ओरिजिन साइट। जैसे एक यहाँ पे हमने ये दो
क्लोनिंग वेक्टर लिए, ये भी इसकी ओआरआई साइट है और ये इसकी ओआरआई साइट है। बट जो ओआरआई साइट है वो क्या करती है, जितना कॉपी नंबर कर पाएगी, यहाँ पे क्या होगा, ओआरआई साइट ही डिसाइड करेगी कि हम इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स को कॉपी करवा सकते हैं, क्लोन करवा सकते हैं। जैसे इसकी ओआरआई यानी कॉपी नंबर क्या है इसका, 15 कॉपी नंबर है। यानी ये क्या करेगा, जब हमने यहाँ पे अटैच करवाया हमारा क्लोन करने के लिए डीएनए, तो ये कितनी कॉपी बनाएगा, सिर्फ 15 कॉपी बनाएगा। जबकि जो ये सेकंड वेक्टर था, इसकी क्लोनिंग साइट क्या है, इसका कॉपी नंबर क्या है, हाई है, मान लो ये 50 बना रहे हैं। तो ये ओआरआई ही डिसाइड करेगी कि कितने कॉपी नंबर बना सकता है हमारा वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। तो ओआरआई को हम फाइंड करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आरओपी। आरओपी का क्या मतलब है, आरओपी का मतलब है आरओपी कोड्स फॉर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। यानी यह क्या बनाएगा, कुछ प्रोटीन्स बनाएगा और वो क्या करेंगे, रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। ओआरआई साइट क्या डिसाइड करती है, कॉपी नंबर डिसाइड करेगी। जिसकी ओआरआई साइट के कॉपी नंबर हाई, वो उतनी ही ज्यादा कॉपी बनाएंगी। और रोग का मतलब क्या होता है, रोग का मतलब होता है जो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटीन्स होते हैं, ये कोड करेगा किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए, जो क्या करेंगे, जिनका काम है रेप्लिकेशन में हेल्प करना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दो, एक टेट्रासाइक्लिन और एक एम्पिसिलिन, ये क्या है, दोनों सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है PBR322 शोविंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स, रेस्ट्रिक्शन यानी कि कटिंग साइट या क्लोनिंग साइट, जहां पे कट करेंगे और हम अपने डिजायर्ड डीएनए को अटैच करवा सकते हैं। वहां पे अटैच करवाने के बाद उतना ही कॉपी कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद ये जो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। यानी अगर एक वेक्टर के अंदर ये साइट्स टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, एंटी रेजिस्टेंस शो करेगा एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के अंदर। जैसे यहाँ पे ये कोई क्लोनिंग वेक्टर है, इसके अंदर ये टेट्रासाइक्लिन का जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इस मीडियम के अंदर अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला, तो अब क्या करेगी, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे जीन नहीं होगा, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो क्या करेगी, ये वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा ये वेक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन दोनों क्या है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब यहाँ पे उसके अलावा यहाँ देखो साल1, BAM-H1, हिमथर, काल1, इकोआर1, PU1, PST1, ये क्या है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट है। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टेट्रासाइक्लिन में किस किस की रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, तो वहां पे किस कौन कौन कट कर सकता है, BAM-H1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है और साल1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। जबकि हम एम्पिसिलिन में देखेंगे तो वहां पे PU1 की है और PST1 की है। जैसे मैंने क्या किया, BAM-H1 एंजाइम को मैंने लेके आई, यहाँ पे कट करवाया, इस एंजाइम से यहाँ पे कट करेगा, यहाँ टेट्रासाइक्लिन की साइट में यहाँ कट करेगा। एक ये क्या है, मल्टीपल यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं अलग अलग एंजाइम्स के लिए। एक एंजाइम के लिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट ही इनफ है। अगर हमने मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट हुई, तो वहां क्या करेगा, जैसे ही हमने उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को वहां डाला, तो क्या करेगा, मल्टीपल कट लगा देगा और इसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देगा। जबकि यहाँ पे क्या है, BAM-H1 के लिए और साल1 के लिए, दोनों के लिए क्या है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट है, कटिंग साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट पे हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ करेंगे क्या, अपने डिजायर्ड डीएनए को क्लोन कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट हुई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास क्या हो गई यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन साइट हो गई, जिसमें से BAM-H1 हो गया, साल1 हो गया, PST1 हो गया, PU1 हो गया, PU सेकंड हो गया, ये सारी क्या है, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है अलग अलग एंजाइम्स। Q1 हो गया, ये सब। नेक्स्ट जो डायग्राम है बच्चों, यहाँ पे क्या शो किया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को करेंगे प्योरीफाई। प्योरीफाई यानी एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई का क्या मतलब है, जैसे हम हमारे डीएनए के साथ क्या होंगे, कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होंगे। अब इन प्रोटीन्स को हम क्या करेंगे, प्रोटीन्स को तो प्रोटीएज की हेल्प से डाइजेस्ट कर देंगे, आरएनए को आरएनएज की हेल्प से डाइजेस्ट कर देंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीएनए एक्सट्रैक्शन में हम किसका यूज नहीं करते, डीएनएज एंजाइम का यूज नहीं करते, वरना वो क्या करेंगे, डीएनए को ही ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ प्योरीफाई किया, प्योरीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं चिल्ड इथेनॉल, डाल देते हैं यहाँ पे। और चिल्ड इथेनॉल की वजह से क्या होगा, जैसे ये टेस्ट ट्यूब थी, यहाँ पहले क्या था, जैसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट था यहाँ डीएनए, यानी कि
इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल ऐड किया तो अब क्या हो गया, जो डीएनए था वो हो गया प्रेसिपिटेट आउट, थ्रेड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक रोड यूज करेंगे, ये क्या है, रोड है यहाँ पे, इस रोड को यूज करेंगे और जो यहाँ पे जो डीएनए है उसके अंदर क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे हमारी ग्लास की ट्यूब के अंदर रोड को, और उसके साथ क्या होगा, हमारा डीएनए अटैच हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं डीएनए की। अब इस डीएनए को हम इजिली यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि रोड्स की हेल्प से हमने क्या किया, हमारी डीएनए को रिमूव कर दिया। उस स्टेप को हम क्या कहेंगे, स्पूलिंग, यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट हमारे पास जो डीएनए है, यहाँ पे जो नेक्स्ट डायग्राम है वो किसका है, पीसीआर टेक्निक का डायग्राम है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी ये क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसने डिस्कवर की थी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरी मिलिस नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने क्या किया था 1983 में पीसीआर टेक्निक को डिस्कवर किया था। पीसीआर का यूज क्या है, ये क्या करती है, पीसीआर टेक्निक का जो मेन काम है वो क्या करती है, कॉपी करना जीन का, डीएनए की जो हमारी डिजायर्ड जीन है या डीएनए की कॉपी करने के लिए। यानी इसका यूज क्या है, कॉपी करने के लिए, किसको, हमारे डीएनए को कॉपी करने के लिए। जो हमारी डिजायर्ड डीएनए को अगर हम उसका नंबर बढ़ाना चाहते, कॉपी करना चाहते, तो हम यूज करेंगे पीसीआर टेक्निक को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसके अंदर मेनली 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकंड एनालिंग एंड थर्ड हमारा। सबसे पहले जो स्टेप है, सबसे पहले अगर हमें डीएनए की कॉपी करनी है तो हमें क्या करना होगा, यानी कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स को ब्रेक करना होगा सिंगल स्ट्रैंड। जैसे ये दोनों स्ट्रैंड क्या है, कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सबसे पहले डीनेचुरेशन के अंदर क्या होगा, हीट देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पे। और टेम्परेचर यहाँ क्या रखा जाएगा, हाई टेम्परेचर हुआ 94 से लगभग 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा यहाँ पे। डीनेचुरेशन यानी दोनों स्ट्रैंड्स को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ब्रेक कर देना, किसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। और किस वजह से होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगे बेस पेयर्स के बीच में वो ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमें यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स हमारे सेपरेट हो गए। अब एनालिंग के अंदर क्या होगा, एनालिंग के अंदर हम कराते हैं, अटैच करवाएंगे प्राइमर्स, अटैच प्राइमर्स। अब प्राइमर्स होते क्या है, ये प्राइमर्स है शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। यहाँ पे जो पीसीआर टेक्निक है उसके अंदर हम कितने प्राइमर्स यूज करेंगे, 2 प्राइमर्स यूज करेंगे। यहाँ पे एक ये प्राइमर है और ये प्राइमर। सेकंड क्या होगा, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, साथ में क्या होंगे, इनकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, डीएनए के कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, तभी क्या क्या कर पाएंगे, अटैच कर पाएंगे। यहाँ पे हमने इसको अटैच करवा दिया, यहाँ प्राइमर को अटैच कर। अब जो ये एक्सटेंशन का प्रोसेस है, एनालिंग के अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, क्वाइट लो रहेगा, 50 से 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि हमें इस स्टेप में क्या करा था, प्राइमर्स को अटैच करवाना था, इसलिए टेम्परेचर क्या हुआ, लो हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये प्राइमर और ये प्राइमर अटैच हो गए, प्राइमर्स अटैच हो गए, तो अब क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, प्राइमर्स को यूज करके, इसको एज ए टेम्पलेट कंसिडर करके इस स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देगा और यहाँ पे इस स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देगा, यानी वापस से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन करवा देगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे क्या यूज होगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सटेंशन। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 72 डिग्री सेल्सियस कंसिडर होगा यहाँ पे टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, प्राइमर्स को यूज किया, ये हमारा 3 प्राइम प्राइमर था, यहाँ पे क्या हुआ, 5 रेप्लिकेशन कहाँ होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, यहाँ पे भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने एक्सटेंड कर दिया दोनों स्ट्रैंड्स। और यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा वो कौन सा होगा, टैक पॉलीमरेज यूज होगा। और वो भी कौन सा, कहाँ से लिया है हमने टैक पॉलीमरेज को, टैक पॉलीमरेज हमारा मिलता है बैक्टीरिया से मिलता है, और बैक्टीरिया कौन सा, थर्मस एक्विटेक बैक्टीरिया है यहाँ पे, एक्विटस बैक्टीरिया है, उससे हमने क्या लिया है, टैक पॉलीमरेज को लिया है। और यहाँ पे टैक पॉलीमरेज को ही क्यों यूज किया, क्योंकि ये क्या कर सकता है, टॉलरेट हाई टेम्परेचर, यानी ये हाई टेम्परेचर में भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है हमारा टैक डीएनए पॉलीमरेज। अब क्या होगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज भी है, स्ट्रैंड भी है, पॉलीमरेज भी है, प्राइमर भी है, और साथ में न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या नीड है, हमें कौन कौन सी
चीजें चाहिए एक पीसीआर को रन करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। सबसे फर्स्ट क्या होगा, प्राइमर्स होने चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए, वो भी कौन सा, टेक डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। उसके बाद डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होने चाहिए जिनको यूज करके स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर पाए हमारा डीएनए पॉलीमरेज। अब हमें क्या करना है, जितनी कॉपी, अगर हमने लगभग 30 साइकिल्स को रन किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बिलियन टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा, यानी कि कॉपी हो जाएगा हमारा डीएनए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप था डीनेचुरेशन का स्टेप, सेकंड जो स्टेप था वो था एनलिंग का, और थर्ड जो स्टेप है वो किसका है, एक्सटेंशन करना।